हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स कराज एजुकेशन। आज यहाँ से देख लीजिए, आपका झारखंड जीके का स्पेशल सीरीज शुरू हो चुका है। यहाँ पे आपको स्टैटिक प्लस करंट पोर्शन दोनों देखने को मिलेगा। वीडियो को अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से एंजॉय कीजिए। डेली शाम को या 8 बजे वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा हिंदी में। चलिए शुरू करते हैं। बाकी आपको जैसे सीजीएल का एग्जाम हो, एक्साइज का एग्जाम हो, चाहे और भी कोई एग्जाम होगा, उसमें फायदा पहुंचाएगा। ध्यान से देखिएगा। बाकी आप लोग एक थम्स अप जरूर दें। चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, सर्च करके आप लोग चैनल का नेम जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल सीरीज। और देखिए, स्पेशल सीरीज कभी कभी बीच में डिसकंटिन्यू भी करूंगा, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा सर्च करना होगा, क्योंकि वीडियो ऐसे नहीं आएगा। ओके, बहुत धमाकेदार वीडियो होगा, तो थोड़ा सा सर्च करने में टाइम वगैरह लगेगा, सारा मटेरियल वगैरह इकट्ठा करने में। और बीच बीच में हम लोग जो स्टैटिक पोर्शन जो कवर कर रहे हैं झारखंड जीके का, उसको भी बीच बीच में देखते रहेंगे। तो इसको अपना एक नया प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दलमा को किस वर्ष वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ? दलमा तो नाम सुने होंगे। तो दलमा को वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा इसको कब दिया गया था, आपको बताना है। 1956, 1976, 1986 या फिर 1996? इसका करेक्ट आंसर होगा 1976। तो 1976 में दलमा को आपको वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। दलमा ऐसे देखने को मिलेगा, जो वन्य जीव अभयारण्य है आपको वेस्ट सिंहभूम में देखने को मिलेगा और सरायकेला खरसावां रीजन में फैला हुआ है ना। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, बाकी कुछ कुछ यहाँ से बात कर लेते हैं। अगर देखें यहाँ पे दलमा में 1976 हो गया, तो यहाँ से इसका थोड़ा सा एरिया याद रख लीजिएगा। एरिया याद रख लीजिएगा, 195 किलोमीटर स्क्वायर, 195 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। बाकी दलमा में देखिएगा एलिफेंट के लिए है ना। किसके लिए है? एलिफेंट यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं दलमा में, इसको याद रख सकते हैं आप लोग। और बाकी एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था, इंडिया में बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था इंडिया में 1992 में। कब किया गया था? 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में, जिसमें केशवानंद भारती केस आया था। उसके बाद प्रोजेक्ट एक हांगुल ना, हिरन जैसा एक जीव देखने को मिलेगा, तो प्रोजेक्ट हांगुल शुरू किया गया था 1970 में। कुछ कुछ डेटा आप लोग याद रख सकते हैं। हम लोग का भारत में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट जो है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है 1972 का है। और 1981 में हम लोग का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। कुछ कुछ इस डेटा को याद रख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सारा हो गया। सारा चीज़ देख लीजिएगा ध्यान से। और 1986 में एक चीज़ याद रख लीजिएगा, आप लोग नाम सुने होंगे पलामू टाइगर रिजर्व, बेतला नेशनल पार्क वगैरह। तो इसको नेशनल पार्क का दर्जा 1986 में ही मिला था। 1986 में ही नेशनल पार्क का दर्जा मिला था, बेतल नेशनल पार्क। ओके, इसको याद रख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देखिए, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विश्व में प्रथम बार पलामू के जंगल में बाघ की जनगणना कराई गई थी। विश्व में प्रथम बार, न सिर्फ इंडिया में, विश्व में बात कर रहा हूँ, प्रथम बार जो बाघों की जनगणना हुई थी वो पलामू के जंगल में ही कराया गया था, जिसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। भारत का प्रथम नेशनल पार्क था आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1936 में उत्तराखंड में पड़ेगा। आंसर हो गया 1976, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं। झारखंड में परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय कहाँ स्थित है? परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय कहाँ पे है? रांची, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग या फिर पाकुड़? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा पूर्वी सिंहभूम। तो पूर्वी सिंहभूम में आप लोगों को देखने को मिलेगा परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय स्थित है ना, पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस आप लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे जमशेदपुर सिटी। क्या है? जमशेदपुर सिटी वगैरह का नाम सुने होंगे, घाटशिला वगैरह सुने हैं। तो ये सारा आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम में ही देखने को मिलता है। पूर्वी सिंहभूम हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया, ये सब एक कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है, जिसका हेडक्वार्टर आपका सरायकेला खरसावां देखने को मिलता है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका। बाकी यहाँ से देख लेते हैं इसका परमाणु ऊर्जा, जब कभी कभी बात करते हैं आप लोग, तो परमाणु ऊर्जा में हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज करते हैं। किसका? न्यूक्लियर फ्यूजन का, यानी कि नाभिकीय विखंडन का यूज करते हैं ना। तो याद रख सकते हैं। यहाँ पे एक झारखंड में जादूगोड़ा की खान इंपॉर्टेंट है ना। झारखंड में अगर कभी परमाणु आता है, तो परमाणु बनाने के लिए कुछ तो चाहिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यूरेनियम आता है, तो यूरेनियम क्या करता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग बिजली वगैरह बनाते हैं। तो यूरेनियम जो खदान है, आप देखिए जादूगोड़ा में, इसको इंडिया में प्रथम बार खोजा गया था 1951 में, 1951 में। लेकिन खनन शुरू हुआ था 1967 से, थोड़ा सा याद रख सकते हैं ना। खोजा तो गया था 1951 में, लेकिन खनन शुरू हुआ था 1967 के आसपास। आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। मुख्यमंत्री जन वन योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण की अधिकतम सीमा क्या है? कहने का मतलब है कि सरकार जो है सबको इंसेंटिव देती है, जन वन योजना, डिटेल बताता हूँ। तो उसके अंतर्गत आप कितना भूमि पर वृक्षारोपण कर सकते हैं, उसकी सीमा कितना निर्धारित किया गया है?
50 एकड़, 100 एकड़, 150 एकड़, 200 एकड़। तो देखिए सरकार जो आपको 50 एकड़ जो है ज़मीन में आपको वन लगाने के लिए, वेजिटेबल्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह लगाने के लिए जो है से आपको इंसेंटिव देती है लगभग 50% ना, 50% जो आपको इंसेंटिव दिया जाता है उसका पैसा दिया जाता है, ताकि आप लोग जितना भी खर्चा होगा उसका 50% जो है से आपको पैसा सरकार मुहैया कराती है, स्टेट गवर्नमेंट झारखंड। ओके, तो ध्यान रख लीजिएगा 50% देती है, 50 एकड़ से ज़्यादा जमीन के लिए नहीं है, 50 एकड़ में आपको करना है। ओके, बाकी थोड़ा सा बात रख लीजिएगा, इसको आप लोग देख लीजिए झारखंड की जब 16वां स्थापना दिवस मना रहे थे उस टाइम शुरू किया गया था। ओके, नवंबर 2015 में। ओके, नवंबर 2015 में इसको शुरू किया गया था, इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ओके, अब जनवन योजना का उद्देश्य क्या है? जनवन योजना का उद्देश्य देख लीजिएगा थोड़ा सा, हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन करना है, आपको पर्यावरण को संतुलित करना है, भू जल को संरक्षण करना है यानी कि ग्राउंड वाटर को। ओके, ज़्यादा पेड़ पौधे रहेंगे तो बारिश भी ज़्यादा आएगा। निजी क्षेत्र में यानी कि जो अपना प्राइवेट वगैरह देखिए जो फील्ड होता है उसमें वनोपज यानी कि वन के उत्पादन वगैरह को वृद्धि करे ताकि अधिसूचित वनों पर दबाव वगैरह कम हो जाए, और किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय बढ़ाना। 2022 आप लोग बोलते हैं कि डबल करना है किसानों का, डबल हुआ कि नहीं आप लोग बताइए। राज्य में जन सहयोग से वनाच्छादन को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट चाहिए। अभी झारखंड में आपको 29.74% आपको फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ओके, कितना? 29.74%, जबकि पर्यावरण संतुलन के लिए 33% चाहिए। ओके, तो ये सारा हम लोग फॉरेस्ट कवर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ओके, तो सारा चीज़ यही जनवन योजना के बारे में हो गया। इसके साथ एक योजना याद रखिएगा, आर्या योजना। क्या होता है? आर्या योजना है, ये 2016 का योजना है ना। अच्छा, ये भी याद रख लीजिएगा, ये किसके टाइम में शुरू किया गया था? अब ये पूछ दें आपसे, थोड़ा सा इस बात पॉइंट पे बाद में आते हैं। जनवन योजना आपको रघुवर दास के टाइम में शुरू किया गया था। किसके टाइम में? रघुवर दास। क्यों? क्योंकि 2014 में जो है से चुन के आए थे आपके रघुवर दास, जो कि फर्स्ट गैर मुख्यमंत्री होने के साथ साथ फर्स्ट सीएम थे, जो कि फुल टाइम अपना का मतलब यहाँ पे फुल टर्म बोल सकते हैं, टाइम नहीं, फुल टर्म को यहाँ पे कंप्लीट किए थे झारखंड में। तो याद रख सकते हैं इनके बारे में। ओके, आर्या योजना पे चर्चा कर रहे थे ना। तो आर्या योजना होता है अट्रैक्टिंग, ध्यान दीजिएगा, अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। कहा जाता है अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, कब लॉन्च किया गया था? ये भी रघुवर दास गवर्नमेंट के टाइम में था। थोड़ा सा याद रख सकते हैं इसको, आर्या योजना ना। फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। ओके, तो यूथ को क्या करना है? एग्रीकल्चर फील्ड में लगाना है। पता है मेरी मम्मी ने कभी कभी बहुत गजब क्वेश्चन बोलती है, मतलब अच्छा बोलती है। मैं सब बोलता हूँ कि खेती वगैरह, बोलती है कि खेती, मैं कभी कभी बोलता हूँ ना कि क्यों इतना खेती वगैरह करती हो, छोड़ दिया करो। ओके, खेती वगैरह को मत किया करो। तो मम्मी ये कहना रहता है कि अगर देखो सब कोई जो है अगर खेती नहीं करेगा, अगर सब कोई यही सोचेगा तो फिर खेती करेगा कौन? सब कोई अगर यही सोचे तो खेती फिर करेगा कौन? तो फिर खाना आएगा कौन? तो खाना जब आएगा नहीं तो लोगों का पेट कैसे चलेगा? तो सब कुछ ज़रूरी होता है। तो मम्मी से बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है। ओके, तो आप लोग भी सीख सकते हैं अपनी मम्मी से। तो उनका कहना ना थोड़ा सा बहुत हमको तो उनका मतलब बहुत सारे वचन जो होता है ना तो बहुत अफेक्ट करता है। तो चलिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, खेती करने का ही मौका मिले तो उसा भी कर लेंगे। ओके, शर्माना नहीं है। मुंडा आदिवासी में गाँव के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुंडा आदिवासी में गाँव के मुखिया को क्या कहा जाता है? थोड़ा सा देहाती टच का निकल जाता है कभी कभी। तो मुंडा आदिवासी में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? कुंडा, चामुंडा, हाथोमुंडा, संडा। पता नहीं है जिम नाम है, राइमिंग हो रहा है। आंसर इसका होगा सी। क्या होगा? सी होगा, हाथोमुंडा। हाथोमुंडा जो है मुंडा आदिवासी में गांव के मुखिया को कहा जाता है। इसको थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं। आप लोग देखिएगा बहुत प्रारंभिक काल में जो मुंडा राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? याद आ रहा है कुछ? मुंडा राज्य की स्थापना जो है रीता मुंडा के द्वारा किया गया था। क्या हुआ था? रीता मुंडा। और अंतिम शासक आपको देखने को मिलेगा मदरा मुंडा। अरे भाई मंदरा मत लिखाओ, मदरा मुंडा। मदरा मुंडा के द्वारा जो है से आप लोग को देखने को मिलेगा जो है से अंतिम शासक वगैरह थे। और यही आपको याद है ना, फनी मुकुट राय जो फर्स्ट आए थे, मदरा मुंडा ही उसको गोद लिए थे। तो फनी मुकुट राय जो आया था यानी कि जो नागवंशी आया था, बोला जाता है कि मुंडा का ही एक शाखा था ना, मुंडा का ही एक शाखा था। याद आ रहा है कुछ? फनी मुकुट राय नागवंशी के शासक। चलिए, ओके, तो ये सारा हो गया आपको मदरा मुंडा वगैरह के बारे में। बाकी हाथू मुंडा हो गया। मुंडा आदिवासी लोग को कहा जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे। कहाँ से? तिब्बत से आए थे। इसको आप लोग याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाथी मुंडा हो गया ग्राम का मुखिया ना। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। तो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2010, 2011, 2012 या फिर 2013? मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना 2011 में आपको देखने को मिलेगा शुरू किया गया था। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे?
उस समय मुख्यमंत्री आपको अर्जुन मुंडा जी देखने को मिलेंगे। कौन? अर्जुन मुंडा जी देखने को मिलेंगे। और उन्हीं के टाइम में तो फिर राष्ट्रपति शासन लग गया था, आपको मालूम होगा। दूसरी बार फर्स्ट टाइम जो है राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 2009 में लगा था राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356। ओके, तो 2009 में लगा था। उसके बाद 2011 में दूसरी बार लगा अर्जुन मुंडा का टाइम में, और तीसरी बार जो है 2013 में लगा। तो टोटल झारखंड में 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इसके लिए आर्टिकल जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे संविधान में वो आर्टिकल 356 है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, आपातकाल बोलते हैं, राज्य में आपातकाल बोलते हैं, या प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी ना। चलिए अब बात कर रहे थे मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। 2011 में शुरू किया गया था, यही आपका थे। और दोनों याद रख लीजिएगा ना, दोनों 3-3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन ना। शिबू सोरेन जो है 3-3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, याद रख लीजिएगा दोनों को। तो हो चुका है, तो देख लीजिएगा 2011 इसका आंसर हो गया। इसमें 6,000 रुपया दिया जाता है अलग अलग टाइम में, इसको 2,000 4,000 करके इस तरह का अलग अलग प्रोविजन है। तो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, इसको याद रख सकते हैं। और हाँ, यह बीपीएल परिवारों के लिए है ना। क्या हुआ था? बीपीएल परिवारों के लिए है, याद रख लीजिएगा, ये भी याद रख लीजिएगा। बिलो पॉवर्टी लाइन होता है फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। वेद व्यास आवास योजना के लाभार्थी कौन है? वेद व्यास कौन है? याद आ रहा है? वेद व्यास वही पर्सन है जो कि महाभारत की रचना किए हैं। तो वेद व्यास आवास योजना के लाभार्थी में कौन शामिल है? मछुआरा, किसान, शिल्पकार या फिर बुनकर? तो देखिए जो वेद व्यास आवास योजना चलता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा जो मेन रूप से मछुआरे लोग हैं, फिशरमैन हैं, वो सारे जो है से इसका लाभ लेंगे। कौन? फिशरमैन। आंसर आपका ये हो गया, मछुआरा, फिशरमैन, वेद व्यास। ओके, याद हो सकते हैं। चलिए यहाँ पे मछली वगैरह का बात है, थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ, थोड़ा सा आपके एग्जाम में फायदेमंद होगा। देखिएगा थोड़ा सा बात करें ओवरऑल मछली उत्पादन में, यानी कि अगर नदी हो गया, कहीं पे तालाब वगैरह, झरना है, तो इस सबसे अगर मछली निकाला जाता है इनलैंड से, तो बोला जाता है कि आंध्र प्रदेश टॉप पे है। लेकिन अगर मैरीन फिश के बारे में बात करें, यानी कि समुद्र से मछली निकालने के बारे में, ठीक है, मैरीन फिश के बारे में, तो गुजरात ऐसे अव्वल नंबर पे आता है, और आंध्र प्रदेश ऐसे मैरीन जो है इनलैंड फिश में नंबर 1 आता है ऐसे। बाकी ओवरऑल अगर मछली का प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे टॉप पे आता है आपका आंध्र प्रदेश, सेकंड पे आता है वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, सब कोस्टल एरिया आप लोग देखने को मिल रहा है। आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात वगैरह आता है, गुजरात वगैरह, फिर केरला वगैरह आता है। तो ये सारे कुछ स्टेट देखने को मिल जाएगा। वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा जो मछली उत्पादन करते हैं, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, डेटा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सबसे पहले चाइना है, फिर इंडिया है, फिर इंडोनेशिया है, फिर पेरू है, फिर यूएसए है। तो ये टॉप 5 कंट्री है जो कि फिश का प्रोडक्शन करते हैं। नवंबर 21, कब? नवंबर 21 को आप लोग वर्ल्ड फिशरी डेज मनाते हैं, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। आंसर हो गया मछुआरा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 7 आता है, झारखंड की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर कौन है? ध्यान दीजिएगा, झारखंड की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर है पुष्पा एक्का, सावित्री पूर्ति, पुष्पा टोपना या फिर आश्रित लकड़ा। देखिए वो पर्सनालिटी हैं जो कि झारखंड की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर बनी है क्रिकेट के फील्ड में, वो है आश्रित लकड़ा। कौन है? आश्रित लकड़ा, ध्यान दीजिएगा। बाकी कुछ पॉइंट अगर देख लें, ये सावित्री पूर्ति आप लोग देख रहे हैं, तो जो सावित्री पूर्ति हैं वह फर्स्ट फीमेल इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है ना, हॉकी के प्लेयर हैं, फर्स्ट इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है झारखंड से, याद रखिएगा, फर्स्ट इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है झारखंड से। और जो एक और चीज़ याद रख लीजिए, दीप सेन गुप्ता का नाम सुने होंगे। क्या चीज़? दीप सेन गुप्ता का नाम सुने होंगे। ये जो है से प्रथम जो है से आपका चेस प्लेयर, इंटरनेशनल चेस प्लेयर है झारखंड से, ठीक है, दीप सेन गुप्ता नाम सुने इनका, ये याद रख लीजिएगा। और एक और पर्सन है निक्की प्रधान का नाम सुने होंगे, वो फर्स्ट जो है से एक हॉकी के प्लेयर हैं जो कि ओलंपिक में भाग ली थी, ठीक है, महिला में बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, झारखंड से। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। फिर से बता देता हूँ, इसका आंसर हो गया आश्रित लकड़ा। आश्रित लकड़ा कौन है? प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर। जो सावित्री पूर्ति है, फर्स्ट फीमेल इंटरनेशनल आपको जो है से हॉकी प्लेयर हैं, ठीक है, झारखंड से। दूसरी बात, एक है निक्की प्रधान जो कि फर्स्ट फीमेल, ठीक है, आपको झारखंड से प्लेयर हैं जो कि ओलंपिक में भाग ली थी। ओके, टेंशन नहीं होगा। ओके, चलिए आंसर हो गया डी। बाकी आईसीसी का हेडक्वार्टर तो आपको पता होगा दुबई में है ना, दुबई, दुबई कहाँ पे? दुबई है यूएई में ना, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कैपिटल इसका अबू धाबी है। दुबई बहुत फेमस जगह है।
क्वेश्चन 8 आता है रेलवे क्रीड़ांगन कहाँ पे स्थित है। रेलवे क्रीड़ांगन क्या होता है, मतलब रेलवे का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आप लोग बोल सकते हैं। क्या है रेलवे का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बोलिए। तो बोला जा रहा है कि रेलवे का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वह कहाँ पे देखने को मिलेगा आप लोग को। तो यह देखने को मिलेगा धनबाद, बोकारो, हजारीबाग या फिर चाईबासा। तो यह देखने को मिलेगा आपको धनबाद में। तो रेलवे जो क्रीड़ांगन है रेलवे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यह धनबाद में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना 2008 में किया गया था, जिस समय भारत में आर्थिक मंदी चल रहा था, आपको पता होगा। थोड़ा सा कनेक्ट करके पढ़िए तब तो याद रहेगा, क्वेश्चन कैसे भी आते हैं, जीके बड़ा पोर्शन होता है, कनेक्ट करके पढ़िए, ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। तो धनबाद में रेलवे क्रीड़ांगन देखने को मिलता है। धनबाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, आप लोग के लिए पता होगा। यहाँ पे आपका इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी है, ओके। धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस और बाकी इंडियन फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह है, वो भी आपको धनबाद देखने को मिलता है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को आईआईटी का दर्जा 2016 में दिया गया था, इसको याद रख सकते हैं। तो एक आईआईटी है ना, गवर्नमेंट ऑन, क्या हो गया, आईएसएम हो गया। इंडियन फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपको देखने को मिलता है। बाकी झरिया वगैरह जो कोयले की खान वगैरह है आपको धनबाद में देखने को मिलता है। झरिया इंपॉर्टेंट प्लेस है ना, इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। बोकारो में एक जगह है, बोकारो स्टील प्लांट है। तो बोकारो में जो स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट एक भिलाई है, भिलाई। तो बोकारो और भिलाई में स्टील प्लांट है, वो जो है आपका यूएसएसआर यानी कि रशिया के सहयोग से बनाया गया है। अब एक राउरकेला का नाम सुने होंगे, राउरकेला आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। वह जो स्टील प्लांट है वह बनाया गया आपका जर्मनी के हेल्प से। तो थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं ना, क्वेश्चन पूछते हैं। बोकारो और भिलाई जो है यूएसएसआर यानी कि रूस की सहायता से बनाया गया है। राउरकेला का स्टील प्लांट जर्मनी की सहायता से बनाया गया है। आंसर आपका इस क्वेश्चन का धनबाद हो जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अच्छा ठीक है ना, आप लोग देखिए अपना फीडबैक वगैरह जरूर दीजिएगा वीडियो के बारे में, कि जैसे कि मैं कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ऐड कर दे रहा हूँ जो मुझे लग रहा है यहाँ पे, जो कि कहीं ना कहीं आपको जीएस में फ़ायदा पहुँचाएगा। तो अगर नहीं चाहते हैं कि सिर्फ अगर जीके ही पढ़ाते जाऊँ, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन डायमेंशन ऐड ना करूँ, तो आप लोग कमेंट से बता सकते हैं। लेकिन तो मेरा मानना है कि अगर बहुत सारी चीज़ दूंगा तो आप लोग को याद होता रहेगा, तो साथ में चलते चलते ऐसा बहुत सारी चीज़ आप सीख जाएंगे, ओके, तो अच्छा रहेगा। निम्न कोयला खदानों में से कौन सा खदान सबसे पुराना है जहाँ से कोयला निकाला गया था? धनबाद, सिबुम, दुमका या फिर रानीगंज? तो देखने को मिलेगा रानीगंज, इसका आंसर होगा रानीगंज। तो रानीगंज जो कोयले की खदान है वहाँ से सबसे पहले जो है कोयला निकाला गया था, लगभग बोला जाता है 1774 में। 1774 के आसपास यहाँ कोयला निकाला गया था। तो उस समय तो हम लोग अंग्रेज के गुलाम वगैरह थे, आप लोगों को मालूम होगा। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश 1765 में हुआ था। उसके जस्ट बाद के कुछ दिन के बाद बारे में बात है, यहाँ से कितना साल होगा, ऐड कीजिए, 9 साल होगा, ओके, 9 साल। तो इसके बाद किस टाइम है, तो अंग्रेज के टाइम में था, तो वहाँ से निकाला गया था रानीगंज में ना। चलिए, तो 1765 में जो है से निकाला गया। 1765 में अंग्रेजों का जो है ना, याद रख लीजिए थोड़ा सा, सिबुम क्षेत्र से अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। और बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी झारखंड में 1767 में आई थी। तो बहुत बार बता चुका हूँ, अब तो रट गया होगा। सारा वीडियो रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, झारखंड का वीडियो, ओके। ये आपको ना वीडियो आपको अलग प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है, स्पेशल सीरीज का एक प्लेलिस्ट रहेगा, तो उसमें आपको वीडियो मिलेगा। ये आंसर हो गया रानीगंज। यह है कोयला की खदान। कोयला बहुत ऐसे 4 तरह का होता है ना, पता था आपको, कितनी बताया था? पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है, एंथ्रासाइट होता है। सबसे अच्छा होता है कोयला ग्रेड का, वो होता है एंथ्रासाइट। 95% तक उसमें कार्बन का परसेंटेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं। सोरिया रोबस्टा क्या है? सोरिया रोबस्टा है नामक वृक्ष का सामान्य नाम क्या है? अब वृक्ष का नाम पूछा, यानी कि बोटनिकल होता है। आप लोग को प्लांट वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं बोटनी में, और जूलॉजी में स्टडी करते हैं एनिमल के बारे में। तो आपसे जो सोरिया रोबस्टा पूछा गया है, अगर कोई वृक्ष का नाम है, तो कॉमन सेंस की बात है, यह आपको बोटेनिकल नेम आपसे पूछा है। क्या पूछा है आपसे? बोटेनिकल नेम इसे यहाँ से पूछा गया है, तो इसको बताना है आपको। क्या होना चाहिए? चीड़, सागवान, साल या फिर चंदन? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा साल वृक्ष ना। आपको झारखंड में देखने को मिलता है, स्टेट ट्री वगैरह भी है। तो साल जो वृक्ष है उसको सोरिया रोबस्टा के नाम से जानते हैं, इसका बोटेनिकल नेम है, आप लोग याद रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोरिया रोबस्टा। पास्ट ईयर का पेपर है ना सारा, ये सारा पास्ट ईयर का पेपर चलेगा आपका, ओके। और बहुत सारे डायमेंशन ऐड करूँगा करंट अफेयर के साथ में, तो मज़ा आ जाएगा। साल जो है से इसका आंसर हो गया। बाकी साल के लिए एक पूजा भी होता है, सरहुल। क्या होता है? साल के लिए होता है सरहुल। सरहुल का मतलब ही होता है साल का वृक्ष ना, सरहुल पूजा, ओके, देख लीजिएगा। चैत्र मास में इसको मनाया जाता है, ओके। क्वेश्चन 11 देखते हैं। सिमडेगा जिला किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? सिमडेगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर ओडिशा? आइए इसको मैप में लेके चलते हैं, उसके बाद समझाते हैं। यहाँ पे सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा, ओके, सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट। तो ये रहा आपका सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट। और सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट जो है देख लीजिएगा, इधर साइड में उड़ीसा है, इधर साइड में उड़ीसा रहता है, इधर छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है ना। तो
ये 2 स्टेट की सीमा को टच करता है। बाकी इधर पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी डिस्ट्रिक्ट जो कि लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट वगैरह देखने को मिलता है, खूंटी और रामगढ़, और गुमला डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट को इधर टच करता है और 2 जो ऐसे स्टेट के बॉर्डर को टच करता है सिमडेगा, तो यही सिमडेगा है। ओके, इसको याद रख सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। ओके, बाकी सिमडेगा जो डिस्ट्रिक्ट है देखिएगा यहाँ पे क्या है, सिमडेगा है ना, इस जगह का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है ना। सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट देखिएगा, इसका पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम है। सिमडेगा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कम है। ओके, आप इसको बोल सकते हैं। सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपको धनबाद में देखने को मिलेगा। देख लीजिएगा सारा यहाँ से डिस्ट्रिक्ट वगैरह का लोकेशन देख लीजिएगा ना, साउथ से ईस्ट वगैरह, नॉर्थ ईस्ट वगैरह कहीं भी लगाने दे सकते हैं ऑर्डर। निम्न में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? पाइका, फगुआ, डोमकच या भादुरिया नृत्य। तो देखिए जो पाइका नृत्य आप लोग नाम सुने हैं, तो पाइका नृत्य को हम लोग युद्ध नृत्य के नाम से भी जानते हैं। पाइका नृत्य, ऑप्शन नंबर ए ना, युद्ध नृत्य के नाम से इसको जाना जाता है, याद रख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन 30 देखते हैं, प्राचीन काल में किस जिले को वीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था? तो वीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था देवघर, गोड्डा, सिमडेगा या फिर पूर्वी सिंहभूम। इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा आपका सिमडेगा ही। तो सिमडेगा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, क्या है? सिमडेगा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको वीरू कैसलपुर के नाम से जाना जाता। हाँ, ओके। देवघर में थोड़ा सा याद लीजिएगा, देवघर में आपका बाबा धाम है। कहाँ है? देवघर में बाबा धाम है। झारखंड धाम आपको गिरिडीह में देखने को मिलेगा ना, झारखंड धाम जो है सो आपको गिरिडीह में देखने को मिलता है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, गिरिडीह। यहाँ पे बात हो रहा है बाबा धाम के बारे में। सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट है, वही सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम है। लगभग थोड़ा सा माइंड पे तो आ नहीं रहा है, कितना है? शायद 159 होगा, इसको डाटा को देखना पड़ेगा, कंफर्म नहीं हो इसके बारे में कि शायद पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है। ओके, सबसे कम है सिमडेगा का ही। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्न में से किस नृत्य के प्रकार को नचनी खेलरी नृत्य भी कहा जाता है? क्या बोला जा रहा है? किस प्रकार के नृत्य को नचनी खेलरी नृत्य भी कहा जाता है? आषाढ़िया, नटुआ नाच, शिकारी या फिर कली? क्या आंसर होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा कली। क्या होगा? कली नाच को आप लोग बोलते हैं, कली जो एक प्रकार का नृत्य है उसको आप लोग नचनी खेलरी नृत्य के नाम से भी जानते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये सब क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट याद रखा कीजिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2011 के जनगणना के अनुसार रामगढ़ जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? रामगढ़ जिला के बारे में बात हुआ है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार रामगढ़ जिला, तो रामगढ़ जिला देखने को मिलेगा, इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 414, 708, 749 या फिर 777? आंसर होगा इसका 708, यानी कि 708 इसका जनसंख्या घनत्व होगा। अगर जनसंख्या घनत्व होता क्या है? 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितना पीपल रहते हैं उसको आप लोग जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो रामगढ़ में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 708 लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा लोग धनबाद में रहते हैं, धनबाद में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि धनबाद का हो गया, लगभग 1000 के पार है उसमें, धनबाद में देखिएगा बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है उसका। और सबसे कम कहाँ पे है? सबसे कम आपको बताया था सिमडेगा में, लगभग 100 डेटा देखना पड़ेगा, 159 के आसपास है शायद, उसकी डेटा कंफर्म नहीं हो, ठीक है। तो लेकिन सबसे कम सिमडेगा में ही है, याद रख लीजिएगा, और सबसे ज़्यादा धनबाद में। बाकी 708 रामगढ़ का पूछा गया है। रामगढ़ ये सब देखिए थोड़ा सा ना ऐसे ही आपको फालतू नहीं पूछते हैं, सबसे ज़्यादा लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट वगैरह है ना, तो क्वेश्चन से ज़्यादा पूछते हैं आपसे। लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट का खूंटी है, रामगढ़ है, ओके, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा न्यूज में रहा है, ओके। तो करंट अफेयर आप लोग देखते हैं कि नहीं? तो ध्यान वगैरह से देखा कीजिए, ज़्यादा न्यूज में रहेगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहता है। एग्जामिनर थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देता है कि बच्चा लोग देखते हैं कि कितना सजग है, करंट अफेयर पर ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि आराम से स्टडी पढ़ के आया है, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी अगर झारखंड की बात कीजिएगा तो जो झारखंड का जनसंख्या घनत्व है 414 है। चलिए थोड़ा सा इंडिया के बारे में बात कर लेता हूँ। इंडिया में देखिएगा जो इंडिया का नेशनल एवरेज है आपका 382 देखने को मिलेगा, कितना? 382। बाकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा बिहार में ना, बिहार में देखने को मिलता है लगभग 1103 के आसपास है। और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का, सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश का ये ना, अरुणाचल प्रदेश का है, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व मात्र 17 है, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में मात्र 17 लोग रहते हैं। तो यही सारा आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिल गया जनसंख्या घनत्व का। ये सब चीज़ कुछ डेटा याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं झारखंड करंट अफेयर 2021-22 के लिए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ओके। कुछ करंट अफेयर पोर्शन भी देखते हैं निम्न में से। और हाँ, रामगढ़ जिला जो है 12 जुलाई 2007 को बना था, बताना भूल गया।
रामगढ़ जिला 12 जुलाई 2007 को बना था ना, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। 12 जुलाई 2007 को लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है रामगढ़ और खूंटी। तो चलिए देखते हैं करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है? जामताड़ा, गोड्डा, रांची या फिर बोकारो? तो देखिए कहा जाता है कि जो जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड का जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट जो 24 डिस्ट्रिक्ट में से एक है, उसमें हर एक गांव में पुस्तकालय देखने को मिलेगा, लाइब्रेरी देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट इसको याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ से देख लीजिए, अब आ गया जामताड़ा न्यूज में, पूरा नेशनल न्यूज बन चुका है। क्या है? पूरा नेशनल न्यूज। अब इससे आप लोग झारखंड का एग्जाम होगा तो इसके अंदर जाके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो जामताड़ा के बारे में कोशिश करूंगा, ठीक है, कि अगले वीडियो में आपको स्पेसिफिक डिटेल पर पूरा प्रोवाइड करा दूं ताकि क्वेश्चन बने तो बन जाए। ठीक है, जामताड़ा न्यूज में आते तो क्वेश्चन पूछना ही है। लिटरेसी रेट कितना है, पर्सन डेंसिटी इसका कितना है, ओके, और सारा फॉरेस्ट कवर कितना है, तो सारा डेटा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसका। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्या हो गया? हर गाँव में पुस्तकालय बनेगा जामताड़ा। कहाँ पे? जामताड़ा में। तो देख लीजिए इसको, आंसर हो गया जामताड़ा। मैप रहता तो दिखा देता। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 2। पूर्वी सिंहभूम में बना झारखंड राज्य में प्रथम संस्कृत स्कूल का नाम किनके नाम पर रखा गया है? संस्कृत स्कूल बना है झारखंड में, कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम में। तो वो किनके नाम पर रखा जाएगा? सब कुछ सोच रहे हैं बिरसा मुंडा। देखते हैं क्या होता है, आंसर होता है कि नहीं। संस्कृत विश्व में जो है से पता होगा हर भाषाओं की जननी माना जाता है और सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा है, और लिपि जिसका जो देवनागरी है वह सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक लिपि है। कुछ याद रख सकते हैं संस्कृत भाषा के बारे में, बहुत कम लोग बोलते हैं संस्कृत भाषा को। जो जितने लोग बोलते हैं भारत में, उसका परसेंटेज कितना है बता सकते हैं? 2011 की जनगणना में 0 पॉइंट में देखने को मिलेगा। बहुत कम लोग संस्कृत बोलते हैं। तो बताइए जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? बिरसा मुंडा, जयप्रकाश नारायण, APJ अब्दुल कलाम या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर होगा APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन कलाम आज़ाद इनका नाम होता है। अब्दुल कलाम आज़ाद पूरा लगता है, इतना बड़ा नाम पता नहीं क्यों रखते हैं। रामेश्वरम में बर्थडे है इनका, बर्थ प्लेस है तमिलनाडु में। बड़ा बर्थडे याद आता है। तमिलनाडु में जो है से इनका बर्थ प्लेस है। ओके, इतना ज़्यादा बर्थडे चलता है ना, अभी मेरा बर्थडे पास किया तो याद आते रहता है। तो APJ अब्दुल कलाम आज़ाद इसका आंसर हो गया। तो देखते हैं अब बाकी कुछ याद रखिएगा। इनका जो है से बुक कुछ याद रखिएगा, जैसे विंग्स ऑफ फायर है। क्या है? विंग्स ऑफ फायर है। इंडिया 2020 है, इंडिया 2020 है, इसको याद सकते हैं। इंडिया 20, ये सब कुछ बुक है। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम जो है से याद रख लीजिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम बुक अब्दुल कलाम आज़ाद लिखे, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री है। अब्दुल कलाम और अबुल कलाम में अंतर है। ये अब इनका नाम मैं फालतू का नहीं बता रहा हूँ। रामगढ़ अधिवेशन हुआ था 1940 में, उसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ादी किए थे, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे ना, अबुल कलाम आज़ाद। तो रामगढ़ अधिवेशन याद रखिएगा 1940 में। और महात्मा गांधी अंतिम बार झारखंड में 1940 में ही आए थे। तो कुछ क्वेश्चन याद रख सकते हैं। जयप्रकाश नारायण यह देखिए लोकनायक नाम से फेमस है, और ये बिहार से देखने को मिलेंगे। और बोला जाता है कि आप लोग देखिएगा JP आंदोलन हुआ शायद 1975 के आसपास आंदोलन हुआ था, JP आंदोलन। तो उसमें जो है लोगों को पेंशन, जो उसमें मृत्यु वगैरह हो गए थे, तो उसके में जो मर चुके थे, तो उनके परिजनों को जो है से जो पेंशन वगैरह मिलता है, तो उसको पेंशन देने में झारखंड जो है से, झारखंड दूसरा राज्य है, तो पहला राज्य बिहार है ना। ऐसे क्वेश्चन आता है, याद रख लीजिएगा। इसका आंसर हो गया APJ अब्दुल कलाम। संस्कृत स्कूल के बारे में बात हुआ था, सब कुछ बता दिया। इंडिया विंस फ्रीडम बुक अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम आज़ाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब झारखंड के किसान को किस नाम से जाना जाएगा? अब झारखंड के किसानों का भी प्रोन्नति हो चुका है, अब झारखंड किसान नहीं रहेंगे, इनको कुछ नाम से जाना जाएगा। क्या नाम से जाना जाएगा बताइए? झारखंड किसान बोलेंगे, बिरसा किसान बोलेंगे, तिलका किसान बोलेंगे, या फिर प्रधान किसान बोलेंगे? इसका आंसर होगा आपका बिरसा किसान। बिरसा किसान बोलेंगे, बिरसा मुंडा जी के बारे में है, तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो बिरसा मुंडा जी के बारे में है, तो यह बिरसा किसान कहा जाएगा। झारखंड का स्थापना भी तो इन्हीं के जन्मदिन पर किया गया था ना, याद है ना, 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था उलीहातू में। ठीक है, उलीहातू ग्राम में, खूंटी डिस्ट्रिक्ट में अभी वर्तमान में देखने को मिलेगा, जिसको याद रख सकते हैं 15 नवंबर। ओके, बाकी उलगुलान वगैरह तो पता होगा, 2 बार आंदोलन हुआ था इनके टाइम में, 1895 में और 1899 से 1900 ना, तो 2 टाइम इनको याद रख लीजिएगा। ओके, कहा जाता है इनका रांची की जेल में जहर देने से मृत्यु हुआ था, कोई हैजा वगैरह बोलते हैं। ठीक है, रीजन पूरी तरह से क्लियर नहीं है। और हाँ, जो बिरसा मुंडा जो आंदोलन था, उसका जो सेनापति थे वो उनका नाम था गया मुंडा ना।
इनके लाइव में पूरा मैं वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ, एक बार देख लीजिएगा। झारखंड का पहला हर्बल पार्क किस जिले में ये भाई क्या हो चुका है, सॉरी, स्थापित किया जाएगा? क्या है? स्थापित किया जाना है, स्थापित क्यों हो गया? झारखंड का पहला हर्बल पार्क, हर्बल समझते ना, हर्बल मतलब हर मतलब जड़ी बूटी होता है, तो हर्बल पार्क जैसे कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? रांची में, जमशेदपुर, दुमका या फिर जामताड़ा? इसका आंसर आप लोग को देखने को मिलेगा दुमका डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? दुमका डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। तो दुमका में आपको प्रथम जो है से हर्बल पार्क का स्थापना किया जाएगा। यह झारखंड का उप राजधानी है दुमका ना। संथाल परगना का हेडक्वार्टर भी देखने को मिलेगा। संथाल परगना में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है। ओके, साहिबगंज वगैरह, देवघर आप लोग देखते होंगे, जामताड़ा वगैरह भी उसी में आता है। तो ये सब आप लोग को देखने को मिलेगा, आपको दुमका इसका हेडक्वार्टर है। तो वहाँ में ही हम लोग हर्बल पार्क लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। शोभा हांसदा और निरंजन हांसदा को किस भाषा के लेखन में क्रमशः बाल साहित्य पुरस्कार, यानी कि शोभा हांसदा को बाल साहित्य पुरस्कार मिला है और जो निरंजन हांसदा है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो किस भाषा के लिए दिया गया है? मुंडारी, पंच परगनिया, संथाली भाषा या फिर खोरठा? क्या आंसर होना चाहिए? तो देख लीजिए, याद रख लीजिएगा, संथाली भाषा को दिया गया। इनका बुक भी है, तो मैं आज नहीं सोचा कि बार बार लाऊंगा तो आप लोग को बार बार रिवीजन होगा तो याद रहेगा पर्सन का नाम। तो संथाली भाषा के लिए इनका दोनों का बुक है, तो दोनों का बुक आगे आने वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो संथाली लैंग्वेज के लिए देखिएगा, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। किनको? निरंजन हांसदा को, और शोभा हांसदा को बाल जो है साहित्य पुरस्कार मिला है। ओके, चलिए संथाली भाषा के, बाकी एक संथाली भाषा का बुक है ओलान बाहा, उसका जोबा जो है से मांझी इसको लिखे हैं, ठीक है, जोबा मुर्मू लिखे हैं, तो याद रख लीजिएगा। संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी, जो कि डेवलप किया गया है आपको रघुनाथ मुर्मू जी के द्वारा, जिनको आप लोग गुरु गोमके के नाम से जानते हैं, ठीक है, ओल चिकी लिपि, याद रख लीजिएगा इनके बारे में। बाकी गुरु गोमके है ना, मारंग गोमके के नाम से जयपाल सिंह मुंडा को जानते हैं, जो कि 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक को लीड किए थे और गोल्ड भी जीते थे, याद रख लीजिएगा, जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा किला के हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बहुमंजिला भूमिगत इमारत का अवशेष प्राप्त हुआ है? मैंने ASI का जो खनन होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, ओके, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, तो वह बहुत सारा खुदाई वगैरह करता है, तो उसमें बहुमंजिला इमारत मिला है। कौन सा जगह पे हाल ही में, कौन सा जगह से मिला है? शाहपुर का किला, पलामू का किला, नौरतनगढ़ का किला या फिर हंसा का किला? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका नौरतनगढ़ का किला। क्या होगा? नौरतनगढ़ का किला होगा। नौरतनगढ़ का किला जो होगा, ये क्वेश्चन नंबर सी, आंसर सी होगा। तो नौरतनगढ़ का किला है, वहाँ से देखने को मिलेगा। और नौरतनगढ़ आपको गुमला डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? गुमला डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, तो इसको याद रख सकते हैं। ऑप्शन हो गया सी। बोला जाता है यह किला जो था राजा दुर्जन साल का था ना। दुर्जन साल के बारे में याद है ना? दुर्जन साल को जो औरंगजेब था, सॉरी जहांगीर जो था, वह 12 साल तक ग्वालियर किले में कैद किया था। बाकी 6000 रुपया उसको सालाना कर देने के बाद उसको छोड़ा गया था ना। खुश हो गया था जहांगीर, जब वो हीरे को जो पहचाना था, उसका अद्भुत क्षमता था ना, दुर्जन साल को हीरो को पहचान कर सकता था, तो उसको छोड़ दिया गया था। तो याद रखिएगा आप लोग, आंसर हो गया नौरतनगढ़ किला, गुमला में देखने को मिलेगा, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, अब ये 6 क्वेश्चन ही था, तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आते हैं, तो बाकी जेच आप लोग जरूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं या फिर सही चल रहा है, तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो आप लोग भी बोलिएगा, देखिए हम लोग साथ में मिलकर जो है स्टडी वगैरह करेंगे। ओके, आप लोग भी सुझाव रहेगा और मैं भी यहाँ से बताऊंगा, तो बहुत अच्छी तक चीज़ चलेगा। तो आप लोग का भी सुझाव अपेक्षित है, तो आप लोग भी सुझाव वगैरह देते रहिए। ओके, हर कोई सीखते और सिखाते चलेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारत।